नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन इन लाइव में। हॉराइजन इन लाइव में हम अक्सर अलग अलग सेगमेंट्स पे लोगों से बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जो जनसेवा का जज्बा रखते हैं। हमने कुछ समय पहले हॉराइजन इन दावेदार करके एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज में हमने लगभग 56 से 60 लोगों के इंटरव्यू लिए थे, ऐसे लोगों के जो पार्षद चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 60 लोगों जिनका इंटरव्यू लिया उसमें से 29 लोग आज चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 11 से 12 लोगों को राजनीतिक दलों ने मौका दिया है। तो ऐसे ही एक हमारी खोज या हॉराइजन हिंद के मंच के माध्यम से आपके रूबरू हो चुके ब्रजेश माथुर को किसी पार्टी ने भले उम्मीद न जगाई हो, लेकिन ब्रजेश माथुर अपना जज्बा लेके वार्ड 76 से अब मैदान में है। आइए बात करते हैं ब्रजेश से कि उनका प्रचार कैसे चल रहा है और उन्हें क्या उम्मीद है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। हॉरिजन इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई राघानी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। अजमेर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। आप मुझे बताइए, आप पिछली बार जब आए थे तब आप तैयारी कर रहे थे, आप बहुत उम्मीद थी आपको बीजेपी से, मतलब आपने, मुझे अच्छी तरह ख्याल मालूम है कि आपका काफ़ी हदों तक आपने मजबूत तैयारी की और आपका नाम चला भी। ऐसी क्या बात हुई कि आज निर्दलीय आने की आपको जो है ज़रूरत पड़ रही है? बहुत गहरा सवाल पूछ लिया भाई साहब। हाँ, लेकिन बाकी बातें तो अपन ब्रजेश पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही, तभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, यही लोग सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई साहब। यहाँ यह बहुत बड़ा विषय है मेरे लिए भी कि जब मैं सामाजिक क्षेत्र में कई वर्षों 15 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरे खुद के एनजीओ 15 साल से रन कर रहे हैं। मैंने मेरा जो कैरियर है वो भी इसी क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसी क्षेत्र के अंदर मैंने काफी लंबे समय में बेरोजगारों के लिए और दीन परिवारों के लिए काम किया है। लॉकडाउन समय के अंदर जब मुझे मेरे ही क्षेत्र के अंदर काम करने का मौका मिला, तब उस समय के अंदर मैं उन लोगों के लिए काम कर पाया जो वास्तविकता के अंदर मेरी तरफ बड़ी आस से देख रहे थे। पहले दिन से लेके अगले 6 महीने तक लगातार मैं उनके लिए काम कर पाया। जब लॉकडाउन खत्म होने लगा और थोड़ी ढील मिलने लगी, तब लोगों की उम्मीद मुझसे जगने लग गई। लोगों को लगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने हमको उस समय सहारा दिया, उस समय हमारे परिवार का सदस्य बना, जब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके पास जाके राजनीति की बातें करता था वो आया नहीं। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है और उन्होंने मुझे उस चीज के लिए दबाव देना शुरू किया। शुरुआती समय में मैंने इस चीज को काफी टालने की कोशिश भी करी, क्योंकि मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था। लेकिन अब लोगों की ऐसी समस्याएं, जैसे कि सफाई की समस्या, कहीं पे बंदरों का आतंक पंचशील के अंदर बहुत था, कहीं पे आवारा जानवर घूम रहे हैं, कहीं पे कुछ और जो समस्या आ रही, तो उन सभी समस्याओं के लिए उन लोगों का एक फोकल पॉइंट मैं बन गया। वो हर चीज के लिए मुझसे संपर्क करने लगे और मेरी मजबूरी ये होने लग गई कि उन चीजों के लिए मैं उन लोगों को ढूंढने लगा कि मैं किनसे संपर्क करूं। तो जब मैं उनसे संपर्क करता तो मैं उनको वाया मीडिया जवाब नहीं दे पाता। तो जब ऐसी समस्या लगातार आई तो लोगों ने फाइनली ये तय किया कि भैया आप चुनाव आने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो राजनीतिक चुनाव है उसमें आप ही हमारा चेहरा बनोगे और हम सब मिलकर आपको जिताएंगे। जब इन सब लोगों का रुख देखा और मैं उनको मना नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए जब लोगों का रुझान आपके प्रति होता है तो फिर सब दल और राजनीति आपके लिए गौण हो जाती है। जब जनता आपके साथ है, जनता आपके पीछे है, जनता चाहती है कि आप हमारा चेहरा बने, तो मेरा राजनीति में आना या मेरा किसी पार्टी या चुनाव को लड़ना बिल्कुल गौण हो जाता है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, देखिए ये सब बातें आप मुझे ये बताइए कि भाजपा से आपने टिकट मांगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। वो टिकट आपको न देकर आपके समाज से अतीश माथुर को दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मेरे हिसाब से आपके कार्य क्षेत्र और आपके व्यापक जनसंपर्क के आगे गौण है। हमारे कायस्थ परिवार के एक कायस्थ परिवार के ही हैं, लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली उस वार्ड में आप ही के समाज के 4 लोग खड़े हैं जी। अजय माथुर हैं, सुरेश नारायण माथुर जी हैं, अतीश माथुर जो है वो भाजपा से हैं जी, है ना जी। कांग्रेस से मैं त्रुटि सुधारूं यहाँ पे, यहाँ पर काया समाज से 4 नहीं 5 लोग खड़े जी। बिल्कुल, मैं आपको कितना बोलूंगा आप यही थे। तो 5 जने खड़े हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ सिक्योर मानते हो? मतलब कायस्थ समाज
को भाजपा ने भी टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी टिकट दिया है ना? जी और उसके अलावा निर्दलीय लोग खड़े हैं। जी अब आपके समाज से जहां 5 आदमी खड़े हैं, जी वहां आपको क्या लगता है, आप किस तरह से करोगे? जबकि 2 प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने भी आपके समाज से दिया है, फिर आपको कैसे कैलकुलेशन बैठ रही है? बिल्कुल। देखिए, पिछले समय के अंदर जो भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैं अपने आप को यहीं पे काफ़ी हद तक जीत मानता हूँ कि मेरे उस कार्य क्षेत्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों को मैंने ये महसूस कराने का प्रयास किया और मैं उसमें बहुत सफल हुआ कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कायस्थ बहुल्य क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं इस क्षेत्र में। इससे पहले 5 साल पहले भी चुनाव आए थे, तब शायद राजनीतिक कायस्थ समाज ने अपना दावेदारी भी प्रस्तुत नहीं करी थी, ना राजनीतिक दलों का उनके ऊपर आकर्षण था। आज ये विषय हो गया है जहां मैं खुश हूं इस बात से कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य हो, सभी लोगों ने कायस्थ समाज के ऊपर अपना भरोसा जताया है कि कायस्थ समाज को यहां से टिकट मिलना चाहिए। मतलब आप अपनी जीत इसी में मान रहे हो कि कायस्थ समाज को टिकट मिल रहा है दोनों पार्टियों से? देखिए, अब चाहे कांग्रेस जीते, ये आपका भाजपा प्रयास जीते या निर्दलीय जीते, टिकट तो जीत तो समाज की हो गई, इसमें तो कोई तय नहीं भाई साहब। जीत तो समाज की है समाज और- की जीत करने में ब्रजेश माथुर का बहुत बड़ा योगदान है जो इन्हें लग रहा है, और साफ जाहिर तौर पे दिखाई भी दे रहा है। तो मतलब लेकिन यहाँ अब आप बाकी लोगों को ये चीज महसूस करा के अपने इस श्रेय को वोटों में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैं उसी विषय पे आना चाह रहा था। मैं उसी विषय पे आना चाह रहा था कि मैं इस तरफ तो मैं जरूर सफल हुआ, लेकिन साथ के अंदर मेरे को जो एडवांटेज मिला, मेरे को जो प्लस पॉइंट मिला, देखिए पार्षद जो होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता। यहाँ पे जनता को और सभी लोगों को एक बात समझना बहुत जरूरी है। आपके मीडिया, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये किसी समाज विशेष के चुनाव नहीं हो रहे, कोई अखिल भारतीय कायस्थ महासभा या कायस्थ समाज के चुनाव नहीं है। ये एक में तो ऐसा ही लग रहा है भाई साहब। हाँ, ये एक स्थिति आ गई है, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का चुनाव हो रहा है। जी जी, यहाँ पे जनरल की सीट आने के बाद यहाँ पे 2 समाज बहुल्य हैं। एक समाज कायस्थ समाज बहुल्य है, एक समाज सिंधी समाज बहुल्य है। जो दावेदारी कर रहे हैं वो इस 2 समाज के लोग हैं। अब स्थिति जो यहाँ पर है मेरे साथ, ये जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे को जो समर्थन प्राप्त है वो निसंदेह मेरे समाज का मुझे पूरा आशीर्वाद है। मैं वो समाज का ही बेटा हूँ। इसके साथ साथ मुझे उन लोगों का भी समर्थन प्राप्त है जो मेरे समाज के नहीं है। मैंने जो कार्य किया, मैं जो सेवा भाव मेरी रख पाया, वो किसी मेरे समाज के व्यक्तियों को नहीं, वो तो सक्षम थे। मैंने जिन लोगों के लिए काम किया है, जो लोगों की सेवा मैं कर पाया, वो मेरे समाज के नहीं है, वो दीन परिवार के लोग हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। तो उन सब लोगों का जो समर्थन है, वो पार्षद किसी एक समाज का नहीं होता, वो पार्षद जो है वो पूरे वार्ड का होगा। तो मैं किसी समाज का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि मैं सिर्फ कायस्थ समाज के भी आधारित हूं, उनका तो आशीर्वाद है। आपको अन्य समाजों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त है? जी देखिए, मुझे पूरे पंचशील का मैं कह सकता हूं एक एक घर का सब लोग मुझसे भली भांति परिचित है, मेरा परिवार है। मैंने लगातार लोगों से जो जनसंपर्क होता है, ये अभी से शुरू नहीं किया, मैं पिछले काफी समय से इसके अंदर सक्रिय रहा। तो मुझे सभी लोगों की मेरे प्रति अच्छी भावना है। उनको पता है कि एक समाज सेवी व्यक्ति है। ये उस समय समाज सेवा के अंदर था जिस समय ये राजनीतिक चेहरा नहीं था। मेरी कोई लालसा नहीं थी जब मैंने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। तो चाहे वो जो भी समाज हो, चाहे वो सिंधी समाज हो, राजपूत समाज हो, चाहे वो अपना अदर समाज हो, कायस्थ समाज हो, सभी को ये पता है कि ये सेवाभावी व्यक्ति है। इसने समाज के लिए, इस वार्ड के लिए काफी काम किया है। तो मुझे जो समर्थन प्राप्त है, मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त है, वो हर घर का, हर वार्ड का, हर जाति का प्राप्त है। और यही मेरे सबसे मजबूत पहलू है जिनको लेके मैं लोगों के समक्ष जा रहा हूं। आप यकीन करें, जब जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, मुझे इतना स्नेह मिल रहा है। हर व्यक्ति मुझे जानता है और ये जानता है कि ये सेवाभावी आदमी है। आप मुझे बताओ, आपने लॉकडाउन के टाइम में जो इतना काम किया, लोग वो जग जाहिर है दिख रहा था वो, है ना? तो क्या उस सारी सामाजिक सेवा का उद्देश्य यही था कि आप चुनाव लड़े आगे? बिल्कुल, आपने जो पॉइंट बोला, मैं उसको भी आपकी बात को, क्योंकि लोगों में ये चर्चा है जी बिल्कुल बिल्कुल कि ब्रजेश माथुर और इनकी टीम ने जो काम किया जी, तो उनके मन में यह पार्षद बनने की इच्छा वहीं से ट्रिगर हुई कि साहब उन्हें लगा कि इतना उन्होंने कर लिया तो कहीं संभावना है कि इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। ऐसा नरेश भैया, मैं पहले भी इसी टॉपिक पे पहले ही आपको बता चुका अपन पहले ही बात कर चुके हैं। फिर अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ये चर्चा करी थी कि जब मैंने ये सामाजिक काम किया, क्योंकि मैं ये क्षेत्र में काम बहुत समय से करता आ रहा हूँ। लॉकडाउन में मुझे इन्हीं कार्यों के लिए 3 बार राजस्थान सरकार ने प्रशस्ति पत्र देके 15 अगस्त में सम्मानित किया था। अच्छा। मैं जब अजमेर में लॉकडाउन में अटका, मेरी लास्ट पोस्टिंग झारखंड हुआ करती थी।
झारखंड से जब मैं अजमेर वापस आया तो लॉकडाउन में मैं यहाँ रह के यहाँ के लोगों की सेवा कर पाया। तो सेवा भाव जब मैंने शुरू किया तो उससे पहले मेरा कभी राजनीतिक कैरियर ना रहा था, ना मैं किसी दल का सदस्य था। झारखंड में क्या करते थे? देखिए, झारखंड में मैं बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता था जो झारखंड गवर्नमेंट से JSDM से अटैच था, और जो आदिवासी ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनको मैं 3 महीने की ट्रेनिंग देता था, क्योंकि उन लोगों की जो वेशभूषा है, गणवेश है, जो उन लोगों का रहन सहन है, जो उनकी आभा मंडली है, उसके आधार पे कोई भी निजी क्षेत्र उनको नौकरी दे नहीं सकता। सही बात है। तो क्योंकि आज भी जब मैं वहां काम करता था उस समय महिलाएं जो हैं वो तन के ऊपर कपड़े नहीं पहनती थी, इतना आदिवासी ट्राइबल एरिया है। तो उन सब लोगों को 3 महीने तक ट्रेनिंग देना, 3 महीने ट्रेनिंग देके उनको 3 महीने रहना खाना सब फ्री करवा के उनको 3 महीने में इतना परिपक्व करना कि निजी क्षेत्र में उनके रोजगार के अवसर शुरू हो। तो मैं वहां पे उसका स्टेट हेड था, और मैं पूरा झारखंड जो है वो ट्राइबल एरिया करके, और मेरे पास 15-16 सेंटर्स थे, उसके लिए मैं पर्टिकुलरली काम किया करता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे अजमेर आने का मौका मिला, और मेरे लिए शायद ये एक जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि यहाँ जो मैंने सेवा भाव करी, क्योंकि वो मेरे अंदर बसी हुई थी, रची हुई थी, मैंने कोई अलग प्रकार से काम नहीं किया, मैं जहां भी रहा मैंने काम किया। तो उस प्रकार से मेरे को यहाँ सेवा करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे जब मैंने सेवा करना शुरू किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की आस मुझसे बन गई। आज जब लोगों की आस आपसे बनने लग गई तो उसके लिए फिर उन लोगों का दबाव है। आज भी ब्रजेश माथुर चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ आम जनता लड़ रही है। अगर मेरी हार और जीत निश्चित है तो ये यहाँ की जनता की है, मेरी नहीं है। तो ये चीज आपने भाजपा के जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जिनको मेरे ख्याल में जिम्मेदारी थी टिकट बांटने की, जी है ना, देवनानी जी को ये चीज आप समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए? जी, उन्होंने आपको, मतलब मैं एक्चुअली वो चीज जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपको किन परिस्थितियों और किन शब्दों में ये ना कही, ताकि लोगों को मालूम पड़े। ब्रजेश जी, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर चुनावी मैदान में हैं तो आप निश्चित तौर से भाजपा से जुड़े हुए हैं जी, उन्हीं से, आपने कांग्रेस से टिकट कभी मांगा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, ठीक है। तो लोगों को, अगर आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं तो लोगों को यह ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। आपके आने वाले चुनावी रिजल्ट पे इसका फर्क पड़ेगा। लोगों को ये बताएं आप कि उन्होंने आपको क्या कह के और किन परिस्थितियों में ना की है, ताकि आपके लोगों तक ये खबर पहुंचे और वो चीज आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। नरेश भैया, देखिए, आदरणीय जो हमारे विधायक हैं देवनानी जी, पिता तुल्य हैं मेरे लिए वो आज भी, और उनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। मैं जब उनसे मिला, जब मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने कभी मुझे अपने, मतलब एक तरीके से जैसे परिवार के सदस्य होते हैं वैसे ही रखा। हाँ, इसमें जरूर एक पीड़ा है कि अंतिम समय तक, जैसा कि सबको पता है, मेरा टिकट जो था वो बिल्कुल फाइनल हो गया था। मेरे को जयपुर से कॉल भी आया था और सभी परिस्थितियां थी, लेकिन अचानक कुछ राजनीतिक कारण क्या रहे, क्यों वो पलटे गए, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो एक्चुअल कारण नहीं पता। लेकिन जब बिल्कुल रात को न्यूज़ों के अंदर और सुबह सुबह के अखबार में घोषणा हो गई थी कि ब्रजेश माथुर को टिकट मिल गया, तो क्योंकि हम जनता ने मुझे खड़ा किया तो मुझे उनको ये विश्वास देना जरूरी था कि हम सब कल फॉर्म भरने जाएंगे, टिकट फाइनल है, आप आइए और सब लोग मिलकर चलेंगे। लेकिन जब अचानक ये पता चला कि एक पैराशूट के व्यक्ति को बुला के अचानक टिकट दे दिया गया है, तो इसका रोष मुझे तो था ही था, लेकिन जनता के अंदर बहुत ज्यादा था। तो जब जनता ने ये देखा कि भैया हमारे दिए गए चेहरे को, देखिए नरेश भैया, आप भी इस बात से भलीभांति परिचित हैं और हर बुद्धिजीवी इससे परिचित है कि कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को अचानक टिकट नहीं देती, उसके लिए बाकायदा सर्वे होता है। आप कह रहे हो कि अतीश माथुर को, जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं जी, उन्हें अचानक टिकट दिया गया। देखिए, ये निसंदेह एक पैराशूट लैंडिंग है। वह व्यक्ति 5 वर्ष के अंदर, मेरे बड़े भाई हैं वो, लेकिन 5 वर्ष के अंदर वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दिखे तक नहीं। तो किस तरह से ना वो जनता के बीच कभी किसी कार्य को लेके गए। अगर पूरे पंचशील के अंदर कोई भी व्यक्ति ये बोल दे कि हाँ, अतीश माथुर जी या ये व्यक्ति मेरे पास हमको समस्या का समाधान करने या सेवा के लिए आए थे, तो ये बात बिल्कुल अलग होती। बिल्कुल गौण चेहरा जिसको कोई नहीं जानता। आज जनता में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन व्यक्ति है। पैराशूट से अचानक आए गए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का, ये यहाँ के निवासी नहीं है, निवासी तो है। देखिए, निवासी बिल्कुल यहीं के हैं और निसंदेह हमारे समाज के एक काफी अच्छे चेहरे हैं। कायस्थ समाज के लिए यहाँ पे चित्रगुप्त जी के मंदिर में आपने काफी अच्छा कार्य किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस वक्त मैंने आपसे पहले आग्रह किया, भाई साहब, ये एक कायस्थ समाज का चुनाव नहीं है, ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा या किसी कायस्थ समाज के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव नहीं चल रहा है। यह चुनाव हो रहा है पार्षद। वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से क्या है, उनके परिवार में कोई और आज तक राजनीति में रहा है?
उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंदर तो जैसा सुनने में आता है कि उनके जो चाचा जी हैं वो कांग्रेस के, मतलब मेरे भी चाचा लगते हैं, कांग्रेस के काफी बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। क्या नाम है? मेरे चाचा जी हैं, विष्णु माथुर जी हैं। विष्णु माथुर तो बहुत जाना पहचाना चेहरा है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस हमारे समाज का भी बहुत बड़ा चेहरा है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के बहुत मजबूत चेहरों में गिनती होती है विष्णु माथुर की। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी अगर सीनियर्स में से किसी को भी कांग्रेस में से अध्यक्ष बनाने की, न्यूट्रल इंसान को अगर आवश्यकता पड़ेगी, मेरे ख्याल से पार्टी हाईकमान को कांग्रेस के, तो विष्णु माथुर का नाम सबसे पहले आएगा, जो कि न्यूट्रल किसी भी हमारे समाज के बहुत आदरणीय हैं और बिल्कुल सर्वसम्मति से विष्णु माथुर का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतलब लाया जा सकता है। अच्छा, ये जानकारी मुझे आपसे मिली है। इतना बड़ा इसमें कोई डाउट, इतना बड़ा चेहरा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। तो ये इनके पारिवारिक सदस्य, मतलब चाचा है। हाँ, यह इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंदर इनके चाचा जी हैं और राजनीतिक करियर इनका जो है वो निसंदेह, जैसा आपने बताया, तो वो एक बहुत बड़ा चेहरा है और ये इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। अतीश जी भाजपा से हैं। अतीश जी ने इस बार भाजपा से टिकट मांगा है और टिकट मांगा और मिल भी गया है और अमूमन भाजपा में इस तरह से टिकट मिलता नहीं है। मैंने जैसे बताया कि ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने कुछ सोच समझ के उनको ये टिकट दिया होगा। शायद उनको इस बारे में विषय जरूर पता होगा, या अगर नहीं पता है तो इस बारे में फिर भी मेरी टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि पार्टी से ये चीजें छुपती नहीं है। और अगर इस प्रकार से पार्टी ने इस चीजों को छुपाया है और उनको ये बात नहीं पता थी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जी, आप मुझे बताइए, अब तो इन सब बातों पे अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव 3 दिन में है और बाकायदा मैदान सामने है जी। आपको कैसा लग रहा है, आप कर पाएंगे? देखिए, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। जिस प्रकार से मैंने पिछले आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कार्य किया है, और जो जनता, मतलब मैंने जैसे आपसे पहले भी आग्रह किया, ये चुनाव मेरा है ही नहीं, ये चुनाव यहाँ की जनता का है, यहाँ के लोगों का है। अगर उनको ये लगता है कि ब्रजेश माथुर हमारे लिए, हमारा चेहरा बनता है, तो वो 28 तारीख को भारी मात्रा में घर से निकलेंगे और अलमारी के चुनाव चिन्ह पे दबा के ब्रजेश माथुर को विजयी बनाएंगे। अलमारी भर के, सब पे भारी अलमारी भर के वोट, अलमारी बन के मुझे उनका स्नेह मिलेगा। मेरी जो अलमारी है वो इन सब के आशीर्वाद और स्नेह से ही भरी हुई है। जी, तो ये थे ब्रजेश माथुर जी। ब्रजेश माथुर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हॉराइजन हिंद टीम की तरफ से भी। ये क्योंकि कर्मठ चेहरा है, ये हॉराइजन हिंद के दावेदार शो के तहत हमारे पास आए थे, और मुझे याद है, मुझे पर्सनली आकर ब्रजेश ने कहा था कि नरेश जी, मुझे मौका चाहिए कि मैं चाहता हूं कि लोगों का रुझान की जांच करूं कि मेरी तरफ कैसा होता है, मैं लोगों से बात करना चाहता हूं जी। तब मैंने देखा था, क्योंकि ब्रजेश के काम से हम पहले भी वाकिफ थे। हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी ब्रजेश और उनकी योगा टीम ने बहुत काम किया, अच्छा जनसंपर्क था। ये सब देखकर ही हॉराइजन हिंद की टीम ने यह फैसला किया था कि ब्रजेश को यह मंच प्रोवाइड करेंगे, और बड़ी खुशी है मुझे कि आज ब्रजेश चुनावी मैदान में है। एक बात बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रजेश। और आपको यहाँ पर आपने करा, वहीं से मुझे ध्यान आया कि मैंने अभी जब ये चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, तो मैंने मेरा एक संकल्प पत्र तैयार किया, जिसको पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो जब वो संकल्प पत्र भी तैयार किया, तो मेरे अकेले का निर्णय नहीं था। मैंने 5 दिन इस पूरे क्षेत्र में घूम के लगभग सभी घरों से जनसंपर्क करके वो संकल्प पत्र तैयार किया। जो वहां की समस्या थी, जैसे यहाँ पे पानी की बहुत प्रेशर की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके लिए मैंने उसको संकल्प पत्र में उसका निजात भी दिया। लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हमने अभय कबाड़ सेंटर से उसको जोड़ने के लिए प्लान किया कि ताकि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां ना हो। तो संकल्प पत्र जो मैंने तैयार किया, वो मेरा तैयार किया हुआ नहीं था, आम जनता का उसमें रुझान था। तो मतलब मेरे इस चुनाव में वार्ड क्षेत्र की जनता इतनी घुस चुकी है कि वो समझ रही है कि ये ब्रजेश माथुर का चुनाव नहीं है, ये निजी मेरा चुनाव है, और हमको हर हाल में ब्रजेश माथुर को जिताना है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं। ब्रजेश माथुर लड़ ही नहीं रहा। इन 8 प्रत्याशियों में नरेश भैया, आप यकीन करें, एकमात्र मैं प्रत्याशी हूंगा जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं जहां जिस चीज के लिए सोचता हूं, लोग आंख बंद के बोलते हैं कि ये चीज तो हमने आपके लिए कर दी। बीजेपी का जब कार्यालय का उद्घाटन था, तब देवनानी जी जब आए थे, तब 150 के आसपास पब्लिक होगी। मेरा जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, तब 450 लोग वहां उपस्थित थे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव ब्रजेश माथुर लड़ ही नहीं रहा, लोग लड़ रहे हैं। ये लोग लड़ रहे हैं, और बहुत भारी मतों से, रिकॉर्ड के साथ हम यहां से जीतेंगे। ना सिर्फ जीतेंगे, रिकॉर्ड के साथ लोग अलमारी को समर्थन करेंगे, और सब लोग जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
मतलब मेरी टीम तो अलग काम कर रही है, लोग अपने अलग अलग टीम बना के लोगों को बोल रहे हैं कि भैया ब्रजेश भैया को जिताना है। लोग पूछते हैं वो है कहाँ, बोले वो अलग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, हम उनका चेहरा बन के आए हैं, आप ये मान लो कि मैं खड़ा हूँ। मतलब ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है कि आज मैं खड़ा हूँ, ब्रजेश भैया नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ उनके लिए। तो उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और अलमारी को पूरा समर्थन मिलेगा और स्नेह से भरी अलमारी जो है वो जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी, यह मेरे को पूरा विश्वास है। मतलब स्नेह से भरी अलमारी सब पे पड़ेगी भारी, सब पे पड़ेगी भारी। तो ये थे ब्रजेश माथुर। फिर किसी नए दावेदार जो कि मैदान में आ चुके हैं, उनसे उनकी नीति और उनके आने वाले समय के रुझान के बारे में बात करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल इतना ही। जय श्री आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री